हेलो एवरीवन। आप सभी को आज के विज्ञान के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और वो विषय है जीव विज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। यदि हमें किसी भी विषय का लेसन प्लान बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक अथवा छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। अब जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कक्षा, तो आज का प्रकरण है कक्षा 8 के लिए है, तो यहाँ पे कक्षा 8 मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे विषय लिखेंगे। आज का विषय है विज्ञान। उसके बाद यहाँ पे प्रकरण मेंशन करेंगे। आज का प्रकरण है कोशिका। उसके बाद यहाँ पे अवधि मेंशन करेंगे। अवधि 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पे दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। ठीक है, अब जब श्यामपट्ट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे। ठीक है, कोशिका नहीं लिखेंगे। अब जब प्रश्न प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से, तब आप श्यामपट्ट कार्य पर कोशिका लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो यहाँ पे लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान शिक्षण के महत्व को बताना। उसका तीसरा पॉइंट है छात्रों की वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, और चौथा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता बताना। ठीक है, उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको सीखने के बाद क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे बच्चों में और किन किन चीज़ों का डेवलप होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है विद्यार्थी जीव विज्ञान के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कोशिका से परिचित हो सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र पादप और जंतु कोशिका में अंतर कर सकेंगे। ठीक है, और चौथा पॉइंट है छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का विश्लेषण कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण विधि। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है, जैसे कि व्याख्या सह प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे कि श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री। ठीक है, उसका आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या लिखा हुआ देखिए, छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। ठीक है, पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाकलाप लिखेंगे। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होंगे। ठीक है, इसमें जो है क्रिस क्रॉस मेथड चलेगा, मतलब कि छात्र अध्यापक जो पूछेंगे उसका आंसर छात्र छात्रा देंगे और छात्र छात्रा जो आंसर देंगे उसी से छात्र अध्यापक और एक प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्रम संख्या में मान लिखेंगे और छात्र अध्यापक जो पूछेंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे और छात्र छात्रा जो उत्तर देंगे वो छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो छात्र अध्यापक क्या पूछते हैं देखिए, पूछते हैं आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं देखिए, उत्तर देते हैं विद्यालय में। ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्यालय या इस विद्यालय से छात्र अध्यापक एक प्रश्न करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्रम संख्या में 2 लिखेंगे
छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न पूछते हैं, विद्यालय का निर्माण किन चीज़ों से मिलकर होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं ईंट, सीमेंट, पत्थर आदि। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रकार विद्यालय का निर्माण ईंट, सीमेंट, पत्थर से होता है, उसी प्रकार शरीर का निर्माण किससे होता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए छात्र छात्र उत्तर देते हैं कोशिकाओं से। ठीक है। उसका चौथा प्रश्न पूछते हैं, कोशिका किसे कहते हैं। तो छात्र छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि उस चीज़ को आप अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद देखिए तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है। प्रस्तुतिकरण को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है प्रकरण का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। ठीक है। तो पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न का मतलब होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि उनको पहले से कितनी नॉलेज है इस टॉपिक में संबंधित। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न छात्र अध्यापक पूछते हैं, हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं कोशिका से। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि उस चीज़ को आप अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे कोशिका और कोशिका की खोज। ठीक है। और छात्र अध्यापक इसके बारे में जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो क्या बताते हैं, देखिए बताते हैं छात्र अध्यापक, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। ठीक है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। अब श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे शॉर्ट में श्यामपट कार्य पर लिखेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। ठीक है। उसके बाद देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छाते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोशिका नाम दिया। ठीक है। कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और इसे भी आप श्यामपट कार्य पर शॉर्ट में लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका उत्तर छात्र छात्रा क्या देते हैं, देखिए छात्र छात्रा उत्तर देते हैं रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापक, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब की थी। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए छात्र छात्र उत्तर देते हैं 1665 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को और अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे कोशिका के प्रकार और कोशिका के प्रकार के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। और छात्र अध्यापक इसके बारे में क्या बताते हैं, देखिए कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए बताते हैं ऐसी कोशिका जिसमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ठीक है। जैसे उदाहरण में देखिए विषाणु, जीवाणु इत्यादि। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर जो लिखा जाता है उसी को श्यामपट कार्य पर भी लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख कर लिख लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए बताते हैं ऐसी कोशिकाएं जिसमें संगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण से ढका होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए पेड़, जानवर। ठीक है।
उसका छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं वो श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखेंगे, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछते हैं, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं 2 प्रकार होते हैं। उसका देखिए दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं पेड़, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है। यदि आप इससे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ अच्छा ही है। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया वो चैप्टर। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न पूछ सकते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? दूसरा प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। उसके बाद आता है गृह कार्य, ठीक है। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और प्रैक्टिस के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है, वह प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, कोशिका को परिभाषित कीजिए और दूसरा प्रश्न है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।